हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम क्वार्टल्स के बारे में जानेंगे कि ये क्वार्टल्स क्या होते हैं और इन्हें एकदम डिटेल में सीखेंगे, इनके सम्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, फॉर बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा। सो लेट्स स्टार्ट इट। So what is a quartile? The values which divide the data set into 4 equal parts are called quartiles. अब क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट मीडियन के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि मीडियन में क्या होता था, हमारे एक ऐसा मिडिल पॉइंट जो हमारे डेटा को एकदम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता था, उसे हम मीडियन बोलते थे। लेकिन क्वार्टाइल क्या करता है, ये हमारे डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ऐसे ये एक पॉइंट नहीं होगा, ऐसे 3 क्वार्टाइल्स होते हैं जो हमारे डेटा को एकदम 4 इक्वल पार्ट में, हर एक पार्ट में सिर्फ 25% डेटा रहेगा, तो ऐसे वैल्यूज़ को हम क्वार्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, सो ईच पार्ट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 25% हर एक पार्ट में रह जाएगा। 3 क्वार्टाइल मिलके डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास इसमें 10 से लेकर 120 तक हमारे नंबर्स जा रहे हैं, तो अब इसमें हम कैसे क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, जहाँ पे 25% डेटा कंप्लीट होगा, स्टार्टिंग से लेकर 25% हमारा 30 पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये 30 हमारा Q1 हो जाएगा। ओके, मार्क माई वर्ड्स, 25% पे Q1 मिलेगा आपको। फिर Q1 के बाद में वापस से 25% डेटा देखना कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यानी कि टोटल 50% आपको देखना है। 50% डेटा अब 60 पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये हमारा Q2 हो जाएगा। और Q2 को आप मीडियन भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, Q2 50% डेटा को कंप्लीट कर रहा है और इसके बाद में भी हमारे पास 50% डेटा ही रिमेनिंग रहेगा। और मीडियन भी तो यही सेम काम करता है ना, हमारे डेटा को एकदम 2 इक्वल पार्ट में 50% और 50% में डिवाइड कर देता है। तो ये Q2 और मीडियन सेम ही होता है। ओके, इसके बाद में Q2 के बाद में वापस से 25% और आगे बढ़ो, यानी कि टोटल अब आपको 75% डेटा जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वो आपका Q3 हो जाएगा। और आप चाहो तो जहाँ पे आपका डेटा कंप्लीट हो रहा है ना, यहाँ 120 पे कंप्लीट हो रहा है, तो 120 आप Q4 भी लिख सकते हो, दैट इज़ ओके। लेकिन मेनली हम Q1, Q2 और Q3 के बारे में ही सीखते हैं। उसमें से भी Q2 तो मीडियन की वैल्यू है, तो वो भी हटा दो, तो हमें सिर्फ Q1 और Q3 ही सीखना है। ओके, तो अब इसकी फॉर्मूलाज देखते हैं। पहले फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ एंड फॉर डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो Q1 की फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, और Q3 की फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम। अगर आपने नोट किया तो हमारे मीडियन में भी हम ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ करते थे, लेकिन वहाँ पर हम n+1 डिवाइड बाई 2 करते थे। डिवाइड बाई 2 इसीलिए करते थे क्योंकि मीडियन हमारे डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन क्वार्टाइल्स तो 4 इक्वल पार्ट में करती है ना, इसीलिए हम डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं। ओके, और n मतलब कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स दिए हुए रहेंगे, 10 नंबर है तो n 10 हो जाएगा, 11 नंबर्स है तो n 11 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो हम दोनों ही इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के एक एग्जाम्पल सॉल्व। सो ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अब देखो, ये एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो जैसे ही जब भी खाली सिर्फ एक सिंगल लाइन में हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, तो वो इंडिविजुअल सीरीज़ होगी। ओके, और अब क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो, तो आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और ये जो टोटल नंबर्स है ना, ये 9 है, तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी। n मतलब नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर आएंगे वो हमारा n हो जाएगा। फॉर्मूला में n+1 था ना, उसके लिए। अब Q1 की फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, तो n 9 है, तो 9+1 डिवाइड बाई 4th आइटम इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 4th आइटम इज इक्वल टू 2.5th आइटम। अब देखो, ये 2.5 क्वार्टाइल 1 की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हमें इसकी पोजीशन बता रहा है। अभी जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया ना नंबर्स को, तो यहाँ पर 2.5 रैंक पे जो भी नंबर है वो हमारे क्वार्टाइल फर्स्ट की वैल्यू है।
ये 2.5 क्वार्टाइल की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ इसकी पोजीशन की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, 2.5 आया आंसर तो 2.5 को ही हाईलाइट कर देंगे, इसको फाइनल आंसर बता देंगे, लेकिन ये रॉन्ग है। अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब वापस से ध्यान से सुनना कि अगर आंसर में फर्स्ट रैंक आया होता, फर्स्ट आइटम आया होता, तो हम डायरेक्टली फर्स्ट नंबर 55 है तो हम सीधा उसको ले सकते थे। सेकंड आइटम आया होता तो हम सेकंड आइटम पे 63 है, हम उसको ले सकते हैं। थर्ड आएगा तो हम 68 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2.5 आया है तो हम ना ही 2 को ले सकते हैं, 2 सेकेंड रैंक पे 63 आइटम है तो 63 को भी हम नहीं ले सकते, और थर्ड रैंक पे 68 है तो हम 68 को भी नहीं ले सकते। हमें तो 2.5 उसके बीच का चाहिए। तो अब बीच का हमें कैसे फाइंड करना है, तो क्या करोगे, 2.5 आइटम है ना, तो पहले हम सेकेंड आइटम को लेंगे। सेकेंड आइटम 63 है और उसमें प्लस क्या करेंगे, पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद 5 है तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड के बाद का जो भी है, थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, और उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड आइटम 63 है, सेकेंड आइटम की जगह पे लिख देंगे 63 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 68 माइनस 63, जो भी डिफरेंस आएगा, यहाँ पे डिफरेंस 5 आ रहा है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 कर देना, तो 2.5 आंसर आएगा। और अब इसको 63 में 2.5 को ऐड कर दो तो आंसर आएगा 65.5। ये आपका आ जाएगा Q1 की वैल्यू। ओके, अब ऐसे ही हम Q3 निकालेंगे। इसकी फॉर्मूला है 3 मल्टीप्लाई बाई n+1 डिवाइड बाई 4, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 9+1 डिवाइड बाई 4। अभी हमने 9+1 बाई 4 का आंसर निकाला था, 2.5 आता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 आइटम इज इक्वल टू 7.5 आइटम। तो जो भी 7.5 पे रैंक पे है वो हमारा Q3 की वैल्यू हो जाएगी। तो वापस से देखो, यहाँ पे 7th आइटम भी नहीं बोला है, 8 आइटम भी नहीं बोला है। अगर 7 नंबर बोला होता तो हम डायरेक्टली 7 नंबर पे जो भी नंबर है हम उसे ले लेते हैं, लेकिन 7.5 है ये तो हमें फिर से इसकी फर्स्ट क्वार्टर में हमने जैसे किया वैसे ही हमें करना पड़ेगा। 7th नंबर का आइटम प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 8th आइटम माइनस 7th आइटम। तो देखो 7 नंबर पे 85 है और 8 नंबर पे 90 है, तो 7 आइटम की जगह लिखेंगे 85 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 90 माइनस 85, इन दोनों का डिफरेंस 5 आ जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 आंसर आएगा 2.5। तो 85 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 87.5, ये Q3 की वैल्यू आ गई। ओके, तो Q1 और Q3 हमने इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए देख लिया, अब हम डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए देखते हैं। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। The information of absent days of students of a class in a month is given below. Find the first quartile and the third quartile of absent days. तो यहाँ पे भी हमें फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करनी है। ये 2 रो दी हुई है यहाँ पे, एक तो स्टूडेंट्स एब्सेंट डेज, ये कितने दिन में एब्सेंट रह रहे हैं, और फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो ये डेटा है ना, डिस्क्रीट डेटा है। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसीलिए ये डिस्क्रीट हो जाएगा। कंटिन्यूस डेटा में भी फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है, लेकिन वहाँ पे क्लासेस दी हुई रहती है, यहाँ पे क्लासेस नहीं है। तो जब क्लासेस नहीं होगी तो वो डिस्क्रीट डेटा होगा। ओके, तो पहले तो मैं इसे कॉलम वाइज लिख देती हूँ, ये दोनों ही रो को कॉलम वाइज लिख दिया है। स्टूडेंट्स एब्सेंट डेज हमारा x है, ठीक है। अब निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है। एफ की कॉलम एक बनाएंगे, हम मीडियन में भी ये करते थे, तो इसकी कॉलम बनानी है। अब ये कैसे निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की कॉलम है ना, एफ़ वाली कॉलम, उसको आप हर एक पॉइंट पे ऐड करते जाओ। ये देखना कैसे करेंगे, पहला फ्रीक्वेंसी 8 है तो सी एफ भी 8 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट तो सेम टू सेम होगा। फिर सेकंड क्या है, 12 है, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दो, 8 प्लस 12 तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर थर्ड सी एफ कैसे निकालेंगे, तो पहली 3 फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड कर दो, 8 प्लस 12 प्लस 18 तो 38 आ जाएगा। उसके बाद 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 9 कर दो तो 47 आ जाएगा, चौथी फ्रीक्वेंसी।
उसके बाद 8 + 12 + 18 + 9 + 5 तो आ जाएगा 52 और लास्ट में उसमें 1 भी ऐड कर दो तो 53 आ जाएगा, है ना। सिग्मा एफ भी आपका 53 ही आना चाहिए। जो सी एफ की लास्ट वैल्यू आई थी 53, आपका सिग्मा एफ मतलब एन भी वही आएगा 53। ओके, अब हम Q1 और Q3 निकालते हैं। तो Q1 है n+1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन, n हमारा 53 है तो 53 + 1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन, तो 13.5 इसकी वैल्यू आएगी। अब आपको देखना है 13.5 रैंक पे जो भी नंबर है वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब ये 13.5 आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से देखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखो, पहला नंबर 8 है तो 8 ये तो इसमें तो नहीं है तो इसे छोड़ दो। दूसरा देखो 20 में 13.5 इंक्लूडेड है तो येस 20 में 13.5 इंक्लूडेड हो सकता है, 20 बड़ा नंबर है। तो यानी 20 के सामने जो भी ऑब्जर्वेशन है ना, जो भी x की वैल्यू है यहाँ पे 1 है तो वो आपका क्वार्टाइल हो जाएगा। ओके, तो Q यूनिट लगाना है यहाँ पे कंपल्सरीली, तो 1 डे। ओके, तो ये Q1 की आ गई वैल्यू। अब Q3 निकालते हैं। तो Q3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 53 + 1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13.5 आ जाएगा 40.5। तो 40.5 सी एफ के कॉलम में देखो 40.5 कहाँ आ रहा है, पहला 8 में तो नहीं आ रहा है, फिर दूसरा 20 में भी 40.5 इंक्लूड नहीं होगा, तीसरा 38 में भी नहीं हो रहा है, चौथा देखो 47 में इंक्लूड हो सकता है 40.5। तो 47 के सामने x की जो भी वैल्यू है 3 है ना यहाँ पे, तो क्वार्टाइल 3 हमारा 3 हो जाएगा। ओके, 3 डेज। तो ये हमारी Q3 की वैल्यू आ गई। तो डिस्क्रीट डेटा में आपको निकालनी है। ओके, तो हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट अभी तक कर लिया है। अभी तक आपको जो भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूँगी। अब हम कंटिन्यूस डेटा के लिए क्वार्टाइल निकालना सीखते हैं। क्वार्टाइल फॉर कंटिन्यूस डेटा। अब कंटिन्यूस डेटा के लिए क्वार्टाइल कैसे फाइंड करते हैं, जब हमने मीडियन सीखा था कंटिन्यूस डेटा के लिए, तो सेम वैसे ही प्रोसेस है। अगर आपको मीडियन अच्छे से आता है ना तो आपको क्वार्टाइल में बिल्कुल भी कुछ टाइम नहीं लगेगा इसको सीखने में। ओके, मैं मीडियन के भी मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, मैं उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो जैसे हम मीडियन में पहले करते थे, पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करते थे, वैसे ही यहाँ पे हमें पहले क्वार्टाइल क्लास फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे, तो अगर फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं तो हमें n/4 करना है। ओके, अभी तक हम n+1/4 कर रहे थे ना, अब कंटिन्यूस डेटा में हमें सिर्फ n/4 करना है। और थर्ड क्वार्टाइल के लिए हमें 3n/4 करना है। ओके, ये आ जाएगा। इसके बाद क्वार्टाइल फर्स्ट की फार्मूला देखो, l + n/4 - CF होल अपॉन f मल्टीप्लाइड बाई h। और क्वार्टाइल 3 की भी फार्मूला n/4 की जगह पे 3n/4 है, बाकी पूरी फार्मूला सेम है दोनों की। ओके, अब ये l क्या होता है, CF क्या होगा, f h ये सब क्या होता है, इनका डिस्क्रिप्शन। l इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, CF f और h मैंने सब कुछ लिखा है, लेकिन ये सब क्या होता है मैं एक बार आपको इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। सपोज़ कि एक टेबल है हमारे पास, यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा में हमें क्लासेस दी भी रहेगी x के कॉलम में। ओके, वो जिसमें क्लासेस नहीं होती है वो डिस्क्रीट डेटा था, वो हम पहले से कर चुके हैं। अब हमारे पास क्लासेस आएगी x1 to x2, x2 to x3, जैसे 0 to 10, 10 to 20 ऐसे क्लासेस आएगी। उसके बाद दूसरी फ्रीक्वेंसी की कॉलम रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी से हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ओके, अब सपोज़ करो n/4 की वैल्यू अभी हमने किया था ना कि जैसे 12.5 आता है, तो हम CF के कॉलम में देखते हैं कि 12.5 कौन से CF में इंक्लूड हो रहा है। सपोज़ करो कि 12.5 CF3 में इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, अभी हमने डिस्क्रीट डेटा में जैसे सीखा था ना, CF की कॉलम में हम देख रहे थे कि हमारी वैल्यू कौन से CF में इंक्लूड हो रही थी, फिर उसके सामने वाली वैल्यू हम ले लेते थे। वैसे ही सेम आपको CF3 के सामने जो भी क्लास है, ये इसकी जो लोअर लिमिट होगी ना, x3 to x4 की लोअर लिमिट x3 है, तो ये आपकी L हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। ओके, फिर CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास।
यानी कि CF आपको यहाँ पे CF3 नहीं लेना है, आपको ऊपर वाली क्लास का CF लेना है, यानी CF2 लोगे, प्रीसीडिंग क्लास का आपको CF लेना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, CF हम जिस जहाँ पे हमारा इंक्लूड हो रहा है वो नहीं लेना है, उसके ऊपर वाला लेना है, एक जस्ट ऊपर वाला ही लेना है। ओके, फिर उसके बाद F क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। तो F हमारा जो F3 होगा, जो भी क्वार्टाइल क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी है वो हमें फ्रीक्वेंसी ले लेनी है। और H मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वार्टाइल क्लास इंटरवल, यानी कि साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज़ हमें कैसे मिलेगी, ये जो क्वार्टाइल क्लास है ना हमारी x3 to x4, तो इसका आपको खाली डिफरेंस निकालना है, x4 माइनस x3 करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपके पास साइज़ आ जाएगी। ओके, तो सिर्फ खाली CF ही हमें ऊपर वाली क्लास का लेना है, बाकी तो सारी चीज़ें हम एक ही क्लास में से ले लेंगे। लोअर लिमिट हमें सेम क्लास में से मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी भी हमें वही क्लास के लेनी है, सिर्फ CF आपको ऊपर वाले का लेना है। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन ऑफ डेली चेक डिपॉजिट्स इन अ बैंक इज गिवन बिलो। फाइंड Q1 एंड Q3 ऑफ चेक डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे भी हमें क्लासेस दी हुई है, तो ये कंटिन्यूस डेटा होगा और क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये क्लासेस है ना, इंक्लूसिव क्लास है, 0 to 39, उसके बाद 40 दे दी है, 39 to 79 नहीं दिया है, 40 to 79 दे दिया है। तो ये इंक्लूसिव क्लासेस है, इसको पहले हमें एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने मेरे एक पहले के वीडियो में आपको सिखाया है कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप उसमें जाके सीख सकते हैं। ओके, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसको पहले हम कॉलम वाइज लिख देंगे, मैंने सीधा एक्सक्लूसिव में ही लिखा है इसको। तो एक्स की कॉलम और दूसरा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ़ डेज हमारा फ्रीक्वेंसी है, एफ़ की कॉलम। इसका पहले टोटल निकाल लेते हैं, एन 50 आ जाएगा हमारा, और फिर CF की कॉलम निकालेंगे यहाँ पे भी। तो पहला फ्रीक्वेंसी 2 है ना, तो CF भी 2 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड के लिए 2 + 14 = 16, देन 2 + 14 + 16 = 32, देन 2 + 14 + 16 + 14 = 46, एंड लास्ट में 4 ऐड करेंगे तो 50। तो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 है और एन भी 50 है, मतलब हम एन बाय आइटम 50, एन हमारा 50 है, तो 50 / 4 = 12.5। अब 12.5 देखो कौन से CF में इंक्लूड हो रहा है, फर्स्ट 2 है उसमें नहीं होगा, सेकंड 16 है, तो ये 16 में इंक्लूड हो सकता है। तो 16 के सामने जो भी क्लास है उसकी लोअर लिमिट ले लो 13.5, हमने फॉर्मूला भी लिख दिया, Q1 L + n/4 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। तो L क्या हो जाएगा, ये 16 के सामने जो भी लोअर लिमिट है 39.5, ये हमारा L हो जाएगा। n/4 हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, 12.5 है, माइनस CF करना है हमें, तो CF हम ऊपर वाली क्लास का लेंगे, 2 को लेंगे CF। ओके, 16 नहीं लेना है हमें। फिर डिवाइड बाई F है ना, तो फ्रीक्वेंसी हमें सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है वापस से 14, और H क्या हो जाएगा, H यहाँ पे आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो ये जो क्वार्टाइल क्लास है ना 39.5 to 79.5, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 79.5 माइनस 39.5 करोगे तो आंसर 80 आ जाएगा, नहीं सॉरी 40 आ जाएगा, तो H हमारा 40 हो जाएगा। ओके, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 39.5 + 12.5 - 2 अपॉन 14 × 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, तो 0.75 आ जाएगा, तो 0.75 को मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो आ जाएगा 30, फिर 30 + 39.5 = 69.5, ये आ गई Q1 की वैल्यू 69.5, चेक्स लिखना है हमें। ओके, एक्स की कॉलम में जो भी यूनिट है वो आपको लिखना ही है कंपल्सरीली। तो ये Q1 आ गया। अब ऐसे ही हम Q3 भी फाइंड करते हैं। सो Q3 के लिए हमें 3n/4 करना है, तो 3n/4 = 3 × 50/4 = 37.5 आइटम।
तो 37.5 CF की कॉलम में 46 में इंक्लूड होगा, उसके पहले 32 है तो 32 में तो नहीं हो सकता। तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं इसकी। अब यहाँ पे L क्या हो जाएगा, 46 के सामने जो भी हमारी क्वार्टाइल क्लास है 119.5 ये L हो जाएगा। ओके, लोअर लिमिट आपको ऊपर वाली क्लास का लेना है 32, ठीक है। और फिर डिवाइड में F है, F यहाँ पे 14 हो जाएगा, सेम क्लास का आपको फ्रीक्वेंसी लेनी है। और H क्या हो जाएगा, 159.5 माइनस 119.5 करोगे तो वापस से 40 आ जाएगा H की वैल्यू। ओके, तो हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा 135.21। तो ये आपकी चेक्स Q3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप कि आपको कंटिन्यूस डेटा का भी समझ आ गया होगा कि क्वार्टाइल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे के सारे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।